गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज़ 3 सितंबर और आज जो टॉपिक हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में करने वाले हैं ब्रीफली एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। आज बहुत बड़े टॉपिक नहीं हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कौन कौन से हैं भैया? गांडीपैट लेक है एक हैदराबाद के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। तेलंगाना में फ्लड वहाँ पे आया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, क्यों न्यूज़ में है। IC-814 जो प्लेन हाईजैक हुआ था उसके बारे में अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है जिसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट का रिलेशन क्या आपस में, वो बात करेंगे। ओम पर्वत, पहली बार ऐसा हुआ है कि ओम पर्वत के ऊपर स्नोफॉल नहीं हुआ है, वहाँ पे बर्फबारी कम हुई है, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट नमन के बारे में बात करेंगे जो कि डिफेंस वाले सेक्शन से आता है, और सतकोसी टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। न्यूज़ में क्यों है इसके लिए बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसकी लोकेशन क्या है, क्यों वो न्यूज़ में है, थोड़ा बहुत इतना करना आपके लिए काफ़ी होता है। तो ये जो गांडीपेट लेक है बेसिकली ये पड़ती है आपकी तेलंगाना के अंदर, और वहाँ पे पिछले 3 दिन से कॉन्टिन्यूस रेनफॉल हो रहा है। तेलंगाना के अंदर कई जगह पे भयंकर फ्लड आया हुआ है, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की इवन डेथ भी हो चुकी है। कई गांव के गांव वहाँ पे खाली करवाए जा चुके हैं। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट वहाँ पे इशू किया है इन द गांडीपट लेक रिजर्व के अंदर, रेजर्वोयर के अंदर। ये क्या है थोड़ा उसके बारे में जानना है। देखिए, हैदराबाद के अंदर बनी हुई है, इसका एक नाम है ओस्मान सागर लेक। तो आप इसको ओस्मान सागर लेक बोलिए या गांडीपेट लेक बोलिए, अब बात आपकी एक ही है। कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना में। तो हैदराबाद की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक ज़माने में जब इसको बनाया गया था 1920s के अंदर, तो जो पीने के पानी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, इसको बनाने के बाद उसको फुलफिल किया गया। अगर आपको पहले से थोड़ा पता हो, मूसी एक रिवर होती है, मूसी, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। मूसी रिवर के बैंक्स किनारे के ऊपर बना हुआ है हैदराबाद। और ये जो डैम है, जो कि ओस्मान सागर लेक भी इसको बोलते हैं, ये मूसी रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। 1920s में विश्वेश्वरैया जी के द्वारा इसको बनाया गया था। जो हैदराबाद के लास्ट निज़ाम हुआ करते थे ओस्मान अली खान, उनके नाम पे ही ये पड़ा हुआ है। हैदराबाद में जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने का काम ये करता है, और जब भी कभी फ्लड आती है हैदराबाद में तो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व करने का काम भी ये करता है। इसके लिए, इसको पर्पज़ के लिए बनाया गया था। यहाँ पे एक प्रिंसली गेस्ट हाउस भी बनाया गया है, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है। देखो, उस ज़माने में यार इनके पास पैसे की कमी तो होती नहीं थी। निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। तो इस लेक के किनारे इन्होंने एक अपने लिए बड़ा सुंदर महल भी बनवाया था, जो आजकल हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर में आता है, और जो तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उसको भी हैंडल करता है। उसके आसपास बढ़िया से पार्क बनवाए गए, तो जब भी निज़ाम साहब का मूड होता था, अच्छा छुट्टी वुट्टी मनाने का होता, तो आराम से वहाँ पे आके आराम से रेस्ट किया करते थे। उसके अलावा यहाँ पे पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ एंक्रोचमेंट के केसेस भी आए हैं, तो उसको बचाने के लिए सेव ओस्मान सागर कैंपेन भी यहाँ पे चलाया गया था। विंटर के टाइम में सीजनल बर्ड्स भी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा इस डिटेल में, ज़रूरत में नहीं है आपको। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, देखिए, जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की तो एक अलग टॉपिक होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आती है स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, पार्लियामेंट साल में 3 बार लगभग बैठता है, मतलब 3 बार बैठता ही है। मानसून सेशन में बैठता है, विंटर सेशन में, और अपना बजट सेशन में। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा काम होता है, 3 बार पार्लियामेंट अगर बैठ जाती है तो वो समय काफ़ी नहीं है, आपको और ज़्यादा समय वहाँ पे देना पड़ेगा। तो पर्दे के पीछे तो काम नहीं रुकना चाहिए। 3 बार आप बैठते हो तो वो टाइम सफिशिएंट नहीं है, टाइम की कमी होती है पार्लियामेंट के पास। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पर्दे के पीछे होती है, उसके लिए बनाई जाती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में लोकसभा, राज्यसभा और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि जब जब सेशन में नहीं होती है पार्लियामेंट, उस समय ये लोग काम करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की हो सकती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है। एडहॉक कमेटी किसी खास पर्पस के लिए बनाई जाती है, जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। ऐसी हमारे पास एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो कि परमानेंट इन नेचर होती है। इसमें से एक अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और अदर स्टैंडिंग कमेटी। यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती हैं, ध्यान रखना है आपने, साल भर होती हैं। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के ही इसके अंदर मेंबर होते हैं। एड होक कमेटी टेम्परेरी होती हैं।
तो ये जो परमानेंट कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, इनके अंदर जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वो न्यूज़ में है। अभी तक सरकार ने, जो अभी नई सरकार बन के आई है, इन्होंने अभी तक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनाई है, क्योंकि अपोजिशन के साथ काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट यहाँ पे चल रहा है। आप बोलोगे सर इसमें जो अपोजिशन का क्या रोल है? क्योंकि इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं, सरकार वाले भी होते हैं, अपोजिशन वाले भी होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। जब हमारे देश में पार्लियामेंट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टाइम की कमी थी, तो 1993 में ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके अलग अलग कमिटीज़ बनाएंगे। जैसे रेलवे के लिए आपने एक अलग से बना दिया, पीएसयूज़ के लिए आपने अलग से बना दिया, तो ये कमिटीज़ हम लोग ने इस तरह से बनाई हैं। तो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो बिल वगैरह आते हैं, जो आप ग्रांट्स की डिमांड करते हो, वो सब काम इनके थ्रू बेसिकली हो जाता है आराम से। तो बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करनी है ऑन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो सरकार है, इनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल करने का तरीका भी हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि ये सरकार के काम को स्क्रूटनाइज करते हैं, सरकार के काम को ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस समय हमारे देश में 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, अलग अलग। जैसे रेलवे के लिए आपने अलग बना दिया, पीएसयूज के लिए आपने अलग से बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर ये बनी हुई हैं। हर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट कमेटीज़ हैं, 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो चेयरमैन चुनते हैं, और जो राज्यसभा में हमारे चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा से अपॉइंट करते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है। जनरली इनका पीरियड जो है 1 साल होता है। इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे अपोजिशन वाले हों, वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या है मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है या फिर आपका पीएसयूज वाला डिपार्टमेंट है, तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ग्रांट्स होते हैं जिनको दिए जाएंगे, वो डिमांड ये कमिटीज करती हैं। जब बजट के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर डिमांड होती है, अभी हमें 10,000 करोड़ चाहिए, हमें 15,000 करोड़ चाहिए, तो वो पैसे की जो एनालिसिस है, जो ग्रांट्स एक डिपार्टमेंट मांगता है सरकार से बजट में, वो जो डिमांड करता है ना, उसको एग्जामिन करने का काम ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी करती हैं। जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे मान लो सरकार ने रेलवे बिल इंट्रोड्यूस किया, तो रेलवे जो डिपार्टमेंट है, स्टैंडिंग डिपार्टमेंट, उसको स्क्रूटनाइज करेगा, वो देखेगा इसमें क्या सही है क्या गलत है। और ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी हर साल अपनी रिपोर्ट भी इशू करती हैं। जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो मान लो पॉलिसी सरकार को लेके आई है, तो जो रेलवे रिलेटेड डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है वो उसको एनालाइज करेगी पॉलिसीज को, और उस पॉलिसी को इंप्रूव करने के लिए सजेशन भी देती है। ये उसका काम होता है। अब देखिए, वो सरकार की मर्जी है, वो सजेशन को माने या ना माने, तो मैंडेटरी इन नेचर नहीं होती है, सिर्फ रिकमेंड जो है उसको लोग कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इन डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ की, वो हर साल जो है वो लाई जाती है। मैंने आपको बता ही दिया, एडवाइजरी नेचर होता है और सरकार के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है उसको मानना है ना मानना। उसके अलावा पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, डिटेल एग्जामिनेशन वगैरह आपको बता ही दिया है। दिक्कत इसमें यही है कि भाई एक तो टाइम लिमिटेड है, मतलब जब पार्लियामेंट के पास टाइम लिमिटेड था तो ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी देखा गया है कि देश में काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनका टाइम भी कम है। तो हमें बेसिकली डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, कम से कम 35-40 होनी चाहिए, ऐसी डिमांड यहाँ पे आ रही है। तो टाइम थोड़ा सा कम है, और उसके अलावा जो एक्सपर्टीज़ की भी यहाँ पे कमी रहती है। बहुत बार जो बिल होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, तो जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे थोड़ी सी कमी रहती है, और इनकी जो सजेशंस होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होती हैं, तो ये इसके अंदर कुछ थोड़ा सा दिक्कत है। एनीवेज आगे बढ़े। IC 814 हाईजैक, तो नेटफ्लिक्स पे भी एक मूवी आई है, ठीक है, जिसका नाम है IC 814। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जब इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया था, पाकिस्तानी ISI मतलब उनको स्पॉन्सर कर रही थी टेररिस्ट को, तो इस पूरी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, इनमें जो उनका नाम है वो अलग से रखा गया है। उनका जो रियल नाम था वो अलग था। जैसे इनका नाम रखा गया है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। जैसे भोला और शंकर को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी, जो कि हिंदू नाम है, जबकि उन टेररिस्ट के रियल नेम वो कुछ और थे। उनका रियल नेम जो है यहाँ पे दिया हुआ है इब्राहिम अथर, अब्दुल लतीफ़, शहीद अख्तर सईद, शाकिर एंड द सन्नी अहमद काजी, क्योंकि पाकिस्तानी थे तो नाम उसी तरह के हैं यहाँ पे। लेकिन सीरीज में जब ये नाम चेंज कर दिया गया तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो गई कि ये बॉलीवुड बेसिकली वाइट वॉशिंग कर रहा है, ये एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा के तहत ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि
ये जो टेररिस्ट थे इनका देखो यार, जब आप कोई आदमी चोरी करने जाता है ना, टेररिस्ट एक्ट करने जाता है, तो अपने रियल नाम यूज़ नहीं करते हैं। आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, तो कोड नेम्स, एलियास का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये इनके कोड नेम हुआ करते थे। जब ये फ्लाइट के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ये रियल नाम लेके बात नहीं करते हैं, ये इन्हीं नामों को लेके बात करते हैं। तो फिल्म डायरेक्टर का ये कहना है, राइटर्स का कहना है कि देखो भाई, ये इनके रियल नेम नहीं है, हमें भी पता है, लेकिन इन लोगों यही नाम यूज़ कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इन्हीं नाम का यूज़ किया है। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी ये बढ़ जाती है, भैया आपने यही नाम यूज़ किए हैं, लेकिन आपने दर्शकों को इनके असली नाम तो बताए ही नहीं। ये भी एक फिर सवाल यहाँ पे आ जाता है। तो उस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट हाँ, ये थोड़ा जो ये फ्लाइट हुई थी, आपको शायद इसके बारे में पता भी होगा कि इसको जो उस समय वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, जब ये जब ये काठमांडू से उड़ी थी फ्लाइट, तो और जब ये इंडियन एयर स्पेस के अंदर आई तो इसको इस समय हाईजैक कर लिया गया, और उसके बाद ये फिर इसको अमृतसर में उतारा गया। अमृतसर के बाद ये पाकिस्तान में शायद कराची में गई, और फिर कराची के बाद ये सीधा गई दुबई गई, और दुबई के बाद फिर ये काठमांडू जो है वो अफ़गानिस्तान में गई। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा। और व्हाट वाज द डिमांड यही थी कि 3 टेररिस्ट जो कि इंडिया के अंदर जेल में बंद थे, मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमार सईद शेख और द मुश्ताक अहमद जरगार, दो जो मौलाना मसूद अजहर हैं, इन्होंने बाद में जैश ए मोहम्मद बनाया और इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक किए, और आज भी इनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। पाकिस्तान के अंदर एकदम खुले में घूमते हैं। एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका नाम था हरकतुल मुजाहिदीन, उसके ये मेंबर्स थे। और तो ये फ्लाइट को अनफॉर्चुनेटली किया गया। एक पर्सन की इसमें डेथ हो गई थी, कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था बाद में, फिर बाद में तो सभी को छोड़ दिया गया जब तीनों टेररिस्ट को छोड़ दिया गया था। तो ये पूरी कहानी बनती है। और एयरबस A300 का ये एयरक्राफ्ट था, और ये इसका नाम है बेसिकली, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए, बायोसिमिलर्स क्या होते हैं बताता चलूँ आपको। देखिए, एक तो हमारे पास ना मेन दवाई होती है, मेन मेडिसिन होती है जो कि कंपनी बनाती है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ लोग इसको रेफरेंस दवाई भी कहते हैं। एक होती है हमारे पास जेनरिक दवाई, एक होती है ओरिजिनल, ठीक है, एक होती है जेनरिक। इंडिया में तो जेनरिक दवाइयाँ बनाई ही जाती हैं, बड़ा फेमस है। इंडिया में एक कंपनी है औरबिंदो, ठीक है, औरबिंदो एक कंपनी है और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये जेनरिक दवाइयाँ बनाती है, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जेनरिक दवाइयाँ बनाने के केस में। बट एनीवेज, ओरिजिनल दवाई के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, जेनरिक दवाइयों में भी सेम केमिकल यूज होते हैं। जेनरिक दवाइयाँ ओरिजिनल दवाइयों की बिल्कुल सिमिलर होती हैं, सिमिलर सॉल्ट होते हैं, सब कुछ सिमिलर होता है। फर्क ये होता है कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं जो अपने देश में बनाई जाती हैं, ये सस्ती होती हैं। अब अमेरिका में कोई कैंसर की दवाई है, 1 महीने का उस पर खर्चा 10 लाख रुपए आता है, लेकिन इंडिया में अगर वही जेनरिक दवाई आपको मिलेगी, वो 1 महीने में आपका हार्डली 10,000 15,000 रुपये खर्चा आता है। दवाई सेम है, सोल्ट सेम है, हमारी बॉडी में जाके भी सेम असर करती है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। क्योंकि हम लोग उन महंगी दवाइयों को नहीं परचेज कर सकते हैं, तो कुछ इंडियन कंपनीज उनके जेनरिक वर्जन बनाती है। लेकिन ये जनरल वर्जन बनाने के लिए आपको ओरिजिनल कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती है, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। तो ये बेसिकली प्रोसीजर यहाँ पे इस तरह से रहता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं बायोसिमिलर, ठीक है। बायोसिमिलर थोड़ा सा अलग होता है। बायोसिमिलर होती हैं बायोलॉजिक मेडिकल प्रोडक्ट्स। दे हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर फंक्शन एज द ओरिजिनेटर और द रेफरेंस प्रोडक्ट। जो ओरिजिनल है, मैंने बताया ना आपको, वो रेफरेंस प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, कोई अमेरिकन कंपनी XYZ, वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाती है, उसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का जेनरिक वर्जन इंडिया में औरोबिंदो ने बनाया। ये तो तीनों चीज़ें ठीक हैं क्योंकि दोनों केमिकल बेस्ड होती हैं, सिमिलर फॉर्मूला होता है, सब कुछ सिमिलर होता है। अब हम लोग बनाना चाहते हैं इनका बायोसिमिलर। तो बायोसिमिलर मोस्टली केसेस में जेनरिक दवाइयाँ या फिर जो ओरिजिनेटर होती हैं उसके जैसा ही होता है, इसलिए इसका नाम भी है बायोसिमिलर। मैंने कहा मोस्टली केसेस में, हर केस में नहीं। इसमें फर्क ये होता है कि बायोसिमिलर के अंदर हम लोग नेचुरल सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट या मैमल्स, किसी जड़ी बूटियों का यूज करते हैं। जबकि जो आपकी ओरिजिनेटर होती हैं या फिर जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं। क्योंकि उनके अंदर सेम केमिकल का यूज होता है, इसलिए वो बिल्कुल सिमिलर फंक्शन करती हैं। जबकि बायोसिमिलर में हम लोग नेचुरल सोर्सेज का यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। 99% केसेस में ये भी लगभग सिमिलर होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसके अंदर होता है जो कि यहाँ पे देखा जाता है। केमिकल्स में जनरली हम लोग माइक्रो लेवल
मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लगभग काम सेम ही करती हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे भी होते हैं और जिनका अप्रूवल करने का मेथड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इंडिया में जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा, इन्होंने कहा है कि अभी हम लोग इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी बहुत सारे डिसीज़ के लिए हम लोग बायोसिमिलर्स बनाएंगे इंडिया में। तो बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सस्ते में अवेलेबल हमें दवाइयाँ हो जाएंगी। ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करते हैं जैसे प्रोटीन बैक्टीरिया वगैरह का, और उसके अंदर हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। 100% सिमिलर नहीं होता है, आसपास होता है उसके। ठीक है, चलिए। ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ओम पर्वत। ठीक है जी, और ये है बॉर्डर। जब हम लोग कैलाश मानसरोवर करने की यात्रा पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ से होके जाते हैं और आपको रास्ते में दिखता है ओम पर्वत। ओम पर्वत इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्वत ऐसा है ना, जब इसके ऊपर बर्फ गिरती है तो एक ऐसा सिमिलर सा ओम जैसा फीच स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे बर्फ गिरती है, बड़ा यूनिक लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि बर्फ के ऊपर ओम लिखा हुआ है एकदम स्नो से। और ये बड़ा इसका यूनिक फैक्टर भी है, लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। जो लोग कैलाश मानसरोवर पर्वत जाते हैं, यहाँ पे भी एक टेम्पल भी है यहाँ पे बहुत बड़ा। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ओम पर्वत पे बर्फ कम हो गई है और वो जो ओम का सिंबल था वो दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो 5590 मीटर पे जाती है, तो बहुत ऊंची हाइट पे है। और बस यही है बेसिकली मेन इशू, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये नज़र आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिसेंटली जो उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट फायर हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है। कुछ का कहना है कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सरकार ने जो सड़क बनाई है उसकी वजह से वहाँ पे व्हीकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोकल टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो कम हो गई है। वेस्टर्न हिमालय में स्नोफॉल का इशू थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय में क्या रहता है ना, ज़्यादातर जो स्नोफॉल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में मानसून के दौरान भी अच्छा खासा स्नोफॉल हो जाता है। और इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी थोड़ा कम हुआ था। तो बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम हुआ, फॉरेस्ट फायर हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया जी, लोकल पोल्यूशन हो गया है, जिनकी वजह से यहाँ पे स्नो थोड़ा सा कम नज़र आती है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा इसको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है जोंगली कोंग लेक, ये भी एक पवित्र मानी जाती है और ये रूट पे पड़ती है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पे हम लोग जाते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट नमन। जो वेटरन्स हैं, जो पेंशनर्स हैं और उनकी जो फैमिली है, वेटरन का मतलब क्या होता है? ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने आर्मी के अंदर सर्व किया हुआ है। ठीक है, जो जिनको आर्मी से पेंशन मिलता है, डिफेंस फोर्सेस से पेंशन मिलता है, या अगर उनकी डेथ हो गई है तो बाद में उनकी जो फैमिली होती है। देखिए, इनको लेके बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं, इनकी पेंशन को लेके, सामान को लेके, हेल्थ को लेके, बीमा को लेके, इंश्योरेंस को लेके बहुत सारे कंसर्न्स इनके हो सकते हैं। तो सरकार क्या कर रही है अभी, कॉमन सर्विस सेंटर्स डेवलप कर रही है ऑल ओवर इंडिया, तो जिसमें जो ये डिफेंस जो रिटायरीज हैं वो अपने कंसर्न को जाके वहाँ पे एड्रेस करवा सकते हैं। तो इनके लिए स्पेशली सरकार ने डिफेंस जो पर्सनल हैं उनके लिए, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, स्पेशली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंडर में ये कॉमन सेंटर्स बनाए हैं। अभी हम लोगों ने 14 बनाए हैं, लेकिन देहरादून, ले, जालंधर, जोधपुर, दिल्ली में, और आने वाले समय में इसको हम लोग और भी एक्सटेंड करेंगे। इंडिया में 200 से ज़्यादा बनाने का प्लान है सरकार का अगले कुछ सालों में। लेकिन इसे कहा गया है प्रोजेक्ट नमन, ये आपने थोड़ा याद रखना है। कई बार वो एग्जाम में सिंपल से सवाल आपसे पूछेगा, टाइप ऐसे देता है वो टेबल टाइप्स का, तो एक तरफ आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका ऑब्जेक्टिव दे देगा, या डिपार्टमेंट भी दे सकता है, मिनिस्ट्री भी दे सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है प्रोजेक्ट नमन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है फॉर द डिफेंस पर्सनल हु एक्चुअली आर रिटायर्ड। ठीक है, चलिए। सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कुछ साल पहले यहाँ पे लोकल टाइगर खत्म हो चुके हैं, एक ज़माने में हुआ करते थे। फिर कुछ साल पहले हम लोगों ने 2017 में यहाँ पे 2 टाइगर हम लोग लेके आए, एक मेल और एक फीमेल। कहाँ से लेके आए? मध्य प्रदेश में कान्हा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से लेके आए थे, जिनमें से मेल की डेथ हो गई थी, तो जो फीमेल थी उसको वापस भेज दिया गया था। तो कई साल से ये एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट कि यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर कुछ टाइगर को री इंट्रोड्यूस किया जाए, और ये प्रोजेक्ट अभी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर कुछ टाइगर्स को, आइडिया यही है कि 5 से 7
टाइगर को हम लोग आने वाले कुछ समय में डालेंगे, यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आने वाले कुछ 5 सालों में 10 से 12 टाइगर को हम लोग यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उस लिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, सतकोसिया गोर्ज भी यहाँ पे है। तो बेसिकली जो महानदी रिवर है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोर्ज बनाती है ईस्टर्न घाट्स के अंदर, जहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो पाया जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में इसने याद रखना है। 58 मीटर से लेकर 920 मीटर तक की जो है इसकी हाइट पे पड़ता है ये, और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, बेसिकली 2 प्रोटेक्टेड रिजर्व को मिला के बना हुआ है, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महानदी रिवर मैंने आपको जैसे बता ही दिया, पहले यहाँ से फ्लो करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे कौन सी रिवर है, या फिर वहाँ पे कोई अगर वर्ल्ड हेरिटेज है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है एग्जाम में। ऐसे सवाल आपसे वो बार बार पूछता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह कुछ आपको पाई जाती हैं। मिक्स्ड डेसिडियस, मोस्ट डेसिडियस एंड रिपेरियन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, वेजिटेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट होती है अगर वहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ पाई गई हो, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो प्रोजेक्ट आपने चलाया हो। अदरवाइज जो वेजिटेशन है दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सवाल वो बार बार पूछता है वेजिटेशन के रिगार्डिंग, कौन सी वेजिटेशन है यहाँ पर भैया, मोइस्ट डेसिडियस है, मिक्स्ड डेसिडियस है, या एवरग्रीन है, हमेशा सवाल पूछता है एग्जाम में। तो ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है। ये फोना वाला पार्ट मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सतकोसिया वाला फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मगर्स पाए जाते हैं। 1980s में यहाँ पे मगर को इंट्रोड्यूस किया गया था, और आज उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे तीनों टाइप के क्रोकोडाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो मगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, घड़ियाल आपको मिलेगा, और जो सोल्ट क्रोकोडाइल्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 1980s के बाद बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। 1972 का जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सतकोसिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो WWF है और जो IUCN है, ये भी यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन समस्या हमारे देश में एक ही है भैया, जो पोचिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन है हैबिटाट का, जो वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, ये सभी जगह कॉमन इश्यूज़ हैं बेसिकली हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि सैटरडे के दिन हम लोग हमारे करंट अफेयर की क्लास भी होती है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टॉपिक्स को कवर करते हैं पूरे वीक का। और करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। 2 साल का करंट अफेयर तो UPSC बेसिकली आपसे पूछता ही है। तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा कमांड डेवलप हो जाता है। अगर आप सोचोगे कि 2-3 महीने में पूरा करंट अफेयर मैं कवर कर लूँगा सारी मैगजीन वगैरह इकट्ठी करके, तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके करें। ये नंबर वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।